वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 29 जून और 29 जून को 28 और 29 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। हर साल 26 जून को यातायात पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर है 1997 में। संस्कृति मंत्रालय द्वारा हाल ही में 1975 के आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है संस्कृति संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र यानी CCRT परिसर नई दिल्ली में। हाल ही में खबरों में छाई बेरिजम झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु में। श्री अमरनाथ की यात्रा 2026 के लिए निगरानी को मजबूत करने हेतु पुलिस बल द्वारा प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू किया गया है। इसका आंसर है जम्मू और कश्मीर पुलिस के द्वारा। क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 में हाल ही में किस कानून के तहत संशोधन किया गया है? तो इसमें संशोधन किया गया है जन विश्वास अधिनियम 2026 के तहत। जून 2026 में केंद्र सरकार द्वारा खुफिया ब्यूरो यानी IB का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है महेश दीक्षित जी को। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्वदेशी स्तर पर विकसित की जा रही भारत की अगली पीढ़ी की बुलेट ट्रेन का नाम क्या है? तो इसका नाम है B35। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक संस्कृति रत्न भंडार भवैया इतिवृत्तो किस लोक संगीत परंपरा से संबंधित है? तो इसका आंसर है भवैया लोक परंपरा से ये संबंधित है। ठीक है, ये तो है कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। हर साल 27 जून को मनाए जाने वाले विश्व सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर है वर्ष 2017 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 6 अप्रैल 2017 को एक प्रस्ताव पारित कर हर साल जून को विश्व MSME दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी और इस वर्ष की थीम नवाचार और सतत औद्योगिक विकास के माध्यम से MSME को सशक्त बनाना है, यानी एम्पावरिंग MSMEs थ्रू इनोवेशन एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया भर के कुल व्यवसायों में 90% से अधिक हिस्सेदारी MSME क्षेत्र की है, जो वैश्विक रोजगार और GDP का मुख्य आधार है। यह दिवस मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 9 उद्योग नवाचार और अवसंरचना के साथ साथ गरीबी उन्मूलन यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 और आर्थिक विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 17 जून से 26 जून 2026 तक पूरे देश में मनाया गया नशा मुक्त भारत सप्ताह किस केंद्रीय मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है? तो इसका आंसर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। नशा मुक्त भारत सप्ताह 2026 का आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका समापन 26 जून को मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर हुआ। इस अभियान का मुख्य समापन कार्यक्रम देव संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, उसमें आयोजित किया गया, जहां सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा अखिल विश्व गायत्री परिसर के बीच 2 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। देशों में मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने और बड़े पैमाने पर जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नशा मुक्त भारत अभियान शुरुआत वर्ष 2020 में की गई थी। वर्ष 2026 के इस विशेष सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न जागरूकता रैलियों, प्रतिज्ञा अभियानों और स्वास्थ्य शिविरों में देश भर के 1.31 करोड़ से अधिक लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने किसान पंजीकरण पोर्टल में चाय और बागान श्रेणी की भूमि जोतों को शामिल करने की घोषणा की है?
जिससे छोटे चाय उत्पादकों को एक विशिष्ट किसान आईडी मिल सके। तो इसका आंसर है असम ने। असम सरकार ने 26 जून 2026 को अपने डिजिटल किसान पंजीकरण पोर्टल का विस्तार करते हुए इसमें चाय और बागान श्रेणी की भूमि को भी शामिल कर लिया है। इससे छोटे चाय उत्पादक अब राज्य के आधिकारिक किसान डेटाबेस का हिस्सा बन सकेंगे। इस पोर्टल के माध्यम से छोटे चाय उत्पादकों को एक विशिष्ट किसान आईडी यानी यूनिक फार्मर आईडी मिलेगी, जो उन्हें सीधे सरकारी कल्याणकारी योजनाओं, उर्वरकों की सब्सिडी और संस्थागत बैंक ऋण से जोड़ेगी। ठीक है। इससे पहले 10 फरवरी 2026 को राज्य सरकार ने असम भूमि जोत पर अधिकतम सीमा निर्धारण संशोधन अधिनियम 2025 के तहत 3.5 लाख से अधिक चाय बागान श्रमिक परिवारों को भूमि के पट्टे देने की घोषणा की थी। ठीक है। तो इस डिजिटल कदम का मुख्य उद्देश्य कृषि शासन में पारदर्शिता लाना, भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करना और वित्तीय लेन देन में औपचारिक समूहकारों या बिचौलियों के प्रभाव को समाप्त करना है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में भारत ने किस हवाई अड्डे पर जेट इंजन वाले विमान इंडिगो एयरबस A320 पर उपग्रह आधारित लैंडिंग सिस्टम गगन का पहला सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर है उदयपुर हवाई अड्डा, जो कि राजस्थान में स्थित है। भारत ने 27 जून 2026 को उदयपुर हवाई अड्डे पर जेट इंजन वाले बड़े वाणिज्यिक विमान एयरबस A320 पर उपग्रह आधारित लैंडिंग सिस्टम का पहला सफल परीक्षण करके नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। गगन का मतलब जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन है। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने 1 जुलाई 2021 के बाद भारत में पंजीकृत होने वाले सभी विमानों के लिए गगन उपकरण लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला ऐसा देश है जिसके पास परिचालन योग्य SBS यानी सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम क्षमता मौजूद है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा शुरू की गई भारत की पहली सहकारिता आधारित चालक स्वामित्व वाली राइड हेलिंग सेवा यानी टैक्सी सेवा का नाम क्या है? तो इसका आंसर है भारत टैक्सी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 27 जून 2026 को गुजरात के गांधीनगर यानी महात्मा मंदिर में भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया। यह देश की पहली सहकारी और चालकों के स्वामित्व वाली टैक्सी सेवा है। यह प्लेटफॉर्म सारथी ही मालिक सिद्धांत और शून्य कमीशन मॉडल पर काम करती है। इसका मतलब है कि जो भी ये टैक्सियां चलेंगी इसमें जो भी ड्राइवर होंगे या जिनकी टैक्सी होगी वही इसका मालिक होगा, और शून्य कमीशन मतलब कोई भी कमीशन किसी भी प्लेटफॉर्म द्वारा या किसी भी संस्था द्वारा नहीं लिया जाएगा। इसमें सारथी यानी ड्राइवरों से कोई कमीशन नहीं लिया जाता और वे अपनी पूरी कमाई खुद रखते हैं। इसके साथ ही उन्हें बीमा, लोन और पेंशन जैसे लाभ भी मिलते हैं। इसे गुजरात के 14 प्रमुख शहरों अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट आदि जैसे शहरों में लॉन्च किया गया है। सॉफ्ट लॉन्च के बाद से ही इस प्लेटफॉर्म पर 15 लाख से अधिक ड्राइवर और 7 लाख से ज़्यादा ग्राहक जुड़ चुके हैं। इस अनूठी सहकारी पहल को भारत की 8 बड़ी सहकारी संस्थाओं का समर्थन प्राप्त है, जिसमें अमूल, इफ्को, नाबार्ड, क्रिवको जैसी दिग्गज संस्थाएं शामिल हैं। यह सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में भारत सरकार ने किस देश में आए विनाशकारी भूकंप के बाद मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है? तो इसका आंसर है वेनेजुएला। भारत ने 24 जून 2026 को वेनेजुएला में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद वहां के नागरिकों की मदद के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। स्पेनिश भाषा में अमिस्ताद का अर्थ मित्रता होता है। ठीक है। भारतीय वायुसेना ने 26 जून 2026 को आपदा राहत सामग्री और 41 सदस्यीय विशेषज्ञ बचाव व चिकित्सा दल को ले जाने के लिए 2 C-17 ग्लोब मास्टर विमान तैयार किए। भारत ने संकट की इस घड़ी में कुल
30 टन राहत सामग्री और 6 टन चिकित्सा उपकरण भेजे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण रूप से 2 भीष्म क्यूब पोर्टेबल अस्पताल और भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट शामिल है। ठीक है, यह मिशन वैश्विक स्तर पर आपदा राहत के क्षेत्र में एक अग्रणी और जिम्मेदार देश के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को प्रदर्शित करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उबर के इंडिया और दक्षिण एशिया के अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिन्होंने लगभग 1 दशक तक कंपनी के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है प्रभजीत सिंह। ठीक है, उबर इंडिया और दक्षिण एशिया के अध्यक्ष प्रभजीत सिंह ने कंपनी में 10 साल का लंबा और सफल कार्यकाल पूरा करने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2026 के इतिहास में पहली बार कितने देशों यानी टीमों के विस्तारित रूप यानी एक्सपेंडेड फॉर्मेट को अपनाया गया है, जिसके नॉकआउट चरण यानी राउंड ऑफ 32 की शुरुआत 28 जून 2026 से हो रही है? तो इसका आंसर है 48 देशों ने या 48 टीमों ने हिस्सा लिया है। ठीक है, फीफा विश्व कप 2026 फुटबॉल इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, जिसमें कुल 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसमें 4-4 टीमों के 12 ग्रुप बनाए गए थे, जिसमें से ग्रुप चरण के बाद कुल 32 टीमों ने नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई किया है। क्वालिफिकेशन का नियम क्या है? तो अगले दौर में पहुंचने के लिए प्रत्येक समूह के शीर्ष 2 टीमें और तीसरे स्थान पर रहने वाली 8 सर्वश्रेष्ठ टीमों को राउंड ऑफ 32 में जगह मिलती है। ठीक है, राउंड ऑफ 32 से मुकाबले सीधे करो या मरो यानी नॉकआउट के होंगे। यदि निर्धारित 90 मिनट में स्कोर बराबर रहता है तो मैच अतिरिक्त समय और फिर भी टाई रहने पर पेनाल्टी शूट आउट में जाएगा। ठीक है, इस बार ग्रुप स्टेज से ही उरुग्वे, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब और तुर्की और ईरान जैसी मजबूत टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं, जबकि अर्जेंटीना, ब्राजील, फ्रांस, इंग्लैंड जैसी दिग्गज टीमें खिताब की दौड़ में बनी हुई हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T4 एजुकेशन द्वारा घोषित विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2026 के शीर्ष 10 में भारत के कुल कितने स्कूलों ने स्थान बनाकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है? तो इसका आंसर है 7 स्कूलों ने। विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2026 के 4 साल के इतिहास में पहली बार किसी एक देश के 7 स्कूल को शीर्ष 10 शॉर्ट लिस्ट में जगह मिली है। यह अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इन प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कारों की स्थापना कोविड-19 महामारी के बाद यूनाइटेड किंगडम स्थित संस्था T4 एजुकेशन द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य केवल किताबी शिक्षा के बजाय नवाचार, सामाजिक प्रभाव और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में असाधारण काम करने वाले स्कूलों को सम्मानित करना है। भारत के ये 7 स्कूल 5 अलग अलग श्रेणियों में फाइनलिस्ट बने। इसमें से नवाचार श्रेणी में पुणे का PCMC छत्रपति साहू जी महाराज इंग्लिश मीडियम स्कूल, कसारवाड़ी और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का आर्मी गुडविल स्कूल हुजूर प्रमुख रूप से शामिल है। यानी PCMC जो है कसारवाड़ी में स्थित है और जो है आर्मी गुडविल स्कूल जो है जम्मू कश्मीर के हुजूर में स्थित है। ठीक है, एक स्वतंत्र निर्णायक मंडल यानी जूरी द्वारा मूल्यांकन के बाद इस साल के शीर्ष 3 फाइनलिस्ट और अंतिम विजेताओं की घोषणा नवंबर 2026 में की जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलिना मिसाइल का विकास किस संगठन ने किया है? तो इसका आंसर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। ठीक है, हेलिना मिसाइल का विकास जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से हेलिना मिसाइलों के लिए लॉन्चर की आपूर्ति का 1109.37 करोड़ का ऑर्डर मिला है। हेलिना का मतलब है हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग स्वदेशी तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, यह नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड संस्करण है, जबकि इसके वायुसेना संस्करण को ध्रुवस्त्र कहा जाता है। ठीक है, इस मिसाइल की मारक क्षमता 500 मीटर से 7 किलोमीटर तक है और यह लॉन्च से पहले लॉक ऑन मार्गदर्शन के साथ
इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का उपयोग करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाला सेन्ना स्पेक्टेबिलिस एक अत्यधिक आक्रामक पौधा है जो किस क्षेत्र का मूल निवासी है? तो इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय अमेरिका यानी दक्षिण और मध्य अमेरिका। माले महादेश्वर हिल्स वन्यजीव अभ्यारण्य से सेना स्पेक्टेबिलिस नामक एक अत्यधिक आक्रामक पौधे को उखाड़ा जा रहा है ताकि देसी वन पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल किया जा सके। साफ किए गए क्षेत्रों में घास और देसी वन प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे ताकि वन्य जीवों के लिए चारे की उपलब्धता में सुधार हो सके। सेना स्पेक्टेबिलिस फैबेसी कुल का एक फूलदार वृक्ष है जो उष्णकटिबंधीय अमेरिका का मूल निवासी है। यह वन पारिस्थितिकी तंत्र पर आक्रमण करता है, देसी वनस्पतियों को दबाता है और प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की लाल सूची में इसे कम चिंताजनक श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है, बांग्लादेश और चीन के बीच चर्चा में रही तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन एवं पुनर्स्थापन परियोजना के तहत मुख्य तीस्ता नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले भारत के किन दो राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन। शहरी स्थानीय निकायों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है गुरुग्राम, हरियाणा में। ठीक है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने 3 जुलाई 2025 को हरियाणा के गुरुग्राम जिले के मानेसर स्थित अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र में शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का विषय संवैधानिक लोकतंत्र को सुदृढ़ करने और राष्ट्र निर्माण में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका है। ठीक है, इसका उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों को लोकतंत्र के स्तंभ, विकास के इंजन और विकसित भारत 2047 के निर्माता के रूप में प्रस्तुत करना है। यह सम्मेलन महिला सशक्तिकरण, सुशासन और सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों पर केंद्रित है। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।